तो क्या है कि आज गवर्नमेंट ने कहा है कि इस बार मानसून सत्र में जो 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा, इसमें प्रश्न काल क्वेश्चन आवर जो था और जीरो आवर जिससे शून्य काल कहते हैं, इसको नहीं होंगे, मतलब इसको बंद कर दिया गया है। कारण दिया है कोविड-19 का। तो प्रश्न काल और ये शून्य काल जो होते हैं क्या होते हैं, इसको डिटेल्स में थोड़ा पढ़ते हैं। प्रश्न काल संसद में 11 से 12 बजे के बीच होता है और उसके बाद शून्य काल 12 बजे से 1 बजे के बीच होता है। 12 बजे का मतलब होता है 00, 12 बजता है तो 00 हो जाता है, तो इसीलिए मतलब इसको शून्य काल कहा जाता है। ठीक है, तो जो विपक्ष है, जब विपक्ष कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद से जब सवाल पूछता है जिसका जवाब सत्ता के लीडर मतलब जो गवर्नमेंट में है उन लोगों को जवाब देना पड़ता है, लीडर को, देश को होता है, मतलब देश को जवाब देना पड़ता है। विपक्ष देश के ओर से प्रश्न पूछता है, पूरी जनता की ओर से प्रश्न पूछता है। तो इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं, अर्थव्यवस्था से लेके राजनीतिक मुद्दे और जो भी देश में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, समस्याएं, वे सब, जैसे रेलवे प्राइवेटाइजेशन क्यों हुआ, सोशल मीडिया में जो छात्रों का हंगामा हुआ ये क्यों हो रहा है, इसमें क्या सोचती है सरकार, विचार करती है, ये सब जो है पूछा जाता है। तो ये लाइव टेलीकास्ट होता है, ये सांसद में ये क्वेश्चन आवर चलता है। जब विपक्ष सवाल पूछता है सरकार से तो ये लाइव होता है टीवी पे, जिसको गवर्नमेंट चैनल जैसे डीडी न्यूज़ या दूरदर्शन आदि में दिखाया जाता है। ठीक है, तो जिससे जनता जान पाती है कि मतलब जो भी पार्लियामेंट में है क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है। तो इस तरह से तो इसको लेकर जो है 2005 में मतलब इसी का बेस पे एक कानून लाया गया था, आरटीआई एक्ट, एक एक्ट लाया गया था जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन। इसमें कहा जाता है कि जनता किसी भी चीज़ पे जवाब मांग सकती है, जिसका सरकार जनता को जवाब देना पड़ता है और लिखित रूप से किसी भी मैटर पे। लेकिन वो मैटर क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित नहीं होना चाहिए, मतलब जो सिक्योरिटी है देश का उसको भंग नहीं होना चाहिए। ऐसे जवाब सरकार देती है, वो बाध्य है सरकार देने के लिए। तो आप आरटीआई लगा के कोई भी किसी तरह का जवाब मांग सकते हैं सरकार से, ना हो। तो इसमें क्या है कि इसमें 20 स्टार प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो पेज में स्टार मार्क कर दिया जाता है। मतलब ये जो 20 प्रश्न है इसको सरकार को उसी समय जवाब देना पड़ेगा जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब सत्र चलने के दौरान ही, मतलब जब पार्लियामेंट चल रहा हो उसी समय देना पड़ेगा, उसी दिन देना पड़ेगा। तो एक दिन में इसका आंसर देना होता है गवर्नमेंट को सत्र के दौरान। ठीक है, और जवाब सुनकर विपक्ष उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है जब जवाब आ जाता है। तो वो जो क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है दोबारा, उसी क्वेश्चंस को बोलते हैं पूरक क्वेश्चंस, मतलब पूरक प्रश्न कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा वैसे प्रश्न जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ था, मतलब स्टार मार्क नहीं किया हुआ था, ठीक है, आगे वो 230 प्रश्न होते हैं। वैसे 230 प्रश्न होते हैं। ये सभी प्रश्न 15 दिन पहले विभिन्न मंत्रालय, जिस मंत्रालय से ये सवाल है, जिस मंत्रालय को इसका जवाब देना है, वो मंत्रालय को भेज दिया जाता है ये प्रश्न 15 दिन पहले। ठीक है, जिसका जवाब जो है रिलेटेड या प्रश्न हो जिस डिपार्टमेंट से। तो इसमें कहा जाता है कि जैसे रेलवे का है तो रेलवे के पास भेजा जाएगा प्रश्न, फाइनेंशियल अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है तो मतलब वित्तीय मंत्रालय भेजा जाएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें 10 दिन पहले भेजे जाते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसको 10 दिन पहले विभिन्न मंत्रालयों में भेज दिया जाता है। जो संसद में पूछे जाते हैं, यदि इसका आंसर नहीं दे पाते हैं तो यह प्रश्न काल को लंबा कर दिया जाता है। मतलब अगर आंसर्स देने में गवर्नमेंट सक्षम नहीं है तो 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लिया जाता है, जिसे शून्य काल कहते हैं। शून्य काल में प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। तो 2 घंटा एक्सटेंड हो जाता है, मतलब 1 घंटा एक्सटेंड होकर 2 घंटा हो जाता है ये। तो 0 आवर जिसमें 1 घंटा और मिल जाता है। तो यह सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम रोका गया था। यह जो है शून्य काल और ये क्वेश्चन आवर, इसको जो है केवल नेशनल इमरजेंसी जब लगी थी तभी रोका गया था। 1952 के बाद आज तक कभी नहीं रोका गया। तो यह घटना इस बार कोविड-19 की वजह से दोबारा हो रहा है। तो बीजेपी गवर्नमेंट में पहले यह प्रश्न काल 2 दिनों का
मतलब ये बीजेपी गवर्नमेंट में हो रहा है इस पर। तो यह प्रश्न जो है पहले 2 दिन का होता था, मतलब सत्र जब चलता था तो 2 दिन पूछा जाता था प्रश्न, लेकिन इसको बढ़ाकर 4 दिन कर दिया गया और अब तो पूरे 5 दिन, जब तक सत्र चलते हैं तब तक पूरे 5 दिनों तक यह प्रश्न पूछा जाता है। 1960 से यह रूल लगाया गया। लेकिन इसमें 2 केस होते हैं, 2 केस में प्रश्न काल नहीं होते हैं, मतलब प्रश्न काल जो है शून्यावत जो है वो 2 केस में नहीं होता है। मतलब वो क्या केस है कि जिस दिन राष्ट्रपति नई लोकसभा, जैसे सरकार बनती है उसके लोकसभा का गठन होता है, तो जिस दिन पहला बार संबोधन करता है राष्ट्रपति, आके लेक्चर देते हैं लोकसभा में, उस दिन यह नहीं होता है। और राष्ट्रपति हर साल में एक बार आके संबोधन करता है लोकसभा को, तो उस दिन भी प्रश्नकाल और 0 आवर नहीं होते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि हर साल तो संबोधन करते ही हैं, इसमें नहीं होता है। और इसके अलावा जब वित्तीय मंत्री, मतलब वित्तीय मंत्री जैसे अभी निर्मला रमन जो है वो वित्तीय मंत्री हैं, तो वो जब आती हैं बजट लेके, तो वित्त मंत्री कोई भी जब बजट लेके आता है तो उस दिन मतलब प्रश्न आवर, क्वेश्चन आवर जो होता है, प्रश्नकाल, वो नहीं होता है उस दिन। ठीक है। अब तक संसद में 15,000 प्रश्न पूछे जा चुके हैं इस साल में, मतलब इस गवर्नमेंट में। तो देखिए दोस्तों आगे क्या, यही डेमोक्रेसी का खूबसूरती है कि आम जनता विपक्ष के माध्यम से क्वेश्चंस करती है सरकार से, सरकार को जवाबदेही होता है। तो केंद्र सरकार ने क्षमता निर्माण के लिए सिविल सेवकों के लिए विभिन्न कर्मयोगी शुरू किया है, मतलब मिशन शुरू किया है, कर्मयोगी मिशन। इसमें क्या होगा, कर्मचारियों को जो गवर्नमेंट सर्विसेज में होता है ना, वो उन कर्मचारियों का रूल होता है, एक रूल फॉलो करना पड़ता है, जो मतलब अभी कहा जा रहा है, मोदी कहा है कि रूल नहीं अब रोल होगा। तो मोदी कह रहे हैं अभी कि रूल नहीं अब रोल होगा, मतलब रूल मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि कर्मचारियों को, जैसे द नेशनल प्रोग्राम फॉर द सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, इस नाम से ये मिशन चलाया जा रहा है। पहले क्या होता था कि जो भी गवर्नमेंट अधिकारी होते थे उनको सरकार के खिलाफ, और अब भी प्राइवेट में यह हो सरकारी में, जो संस्था का वो है, उस संस्था में अगर कुछ बोल दिया तो उसके खिलाफ तो एक रूल है। ठीक है। तो कोड ऑफ कंडक्ट के तहत क्या किया जाता है कि उसमें उसको नौकरी से निकाला जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट में भी होता है। तो गवर्नमेंट अधिकारी कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलते हैं, अगर ऐसा पाया जाता है तो उसको जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। और इसके अलावा क्या है दोस्तों कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब ऑनलाइन गेम खेलते हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसे अपराध घोषित किया है। तो इसमें क्या है कि रम्मी पोकर, जैसे ये रम्मी जो है ये कार्ड का गेम है, ताश का गेम है, तो इस तरह से जो गेम होते हैं तो इसमें क्या हो, सट्टेबाजी होते हैं बहुत ज़्यादा। ड्रीम 11 जो है, या फिर बहुत सारे जो क्रिकेट से भी रिलेटेड हैं जो ऑनलाइन गेम, उसमें सट्टा लगते हैं, लोग पैसा लगाते हैं और फिर उससे मतलब जुआ टाइप से हो जाता है। तो इसको देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ऑनलाइन गेमिंग में जो है बैन कर रही है, और कोई भी इसमें पकड़ाया तो 1 साल का कैद होगा और वित्तीय जुर्माना लगेगा, मतलब फाइन, पैसा देने पड़ेगा उनको। और खेलने वाला या खिलाने वाला ऑर्गेनाइजेशन को इसमें टारगेट किया जाएगा, उसको मतलब उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा क्या, आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में बोला जाता है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो ये द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या है, मतलब बाइकैमरल सिस्टम क्या है। तो जैसे केंद्र में बाइकैमरल सिस्टम होता है कि इसमें होता है राज्यसभा लोकसभा। ठीक है। तो लोअर हाउस अपर हाउस जो होता है, इस तरह से राज्य में भी होता है। तो कौन कौन राज्य हैं, तो 6 राज्य हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश के साथ, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना। तो इसमें पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में तो 2 यूनियन टेरिटरी बन गया है। यूनियन टेरिटरी 7 से 9 हुआ था, और फिर जो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप जुड़ के क्या हो गया, फिर 8 हो गया। तो 8 यूनियन टेरिटरी भी है। तो यूनियन टेरिटरी का दर्जा खत्म हो गया, तो जम्मू कश्मीर इससे निकल गया। तो इस तरह से कितना हो गया, 6 राज्य हैं जहाँ बाइकैमरल व्यवस्था है। यहाँ विधानसभा भी होता है और यहाँ पर जो है विधान परिषद भी होता है। ठीक है। तो मुख्य रूप से याद कर सकते हैं आप। और उसके अलावा क्या है दोस्तों कि ये क्वेश्चन है बना है, ये देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। हाँ, तो बोल रहा है कि तो ये रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में जो सरकार है
वो विवेक देवराय कमेटी एक कमेटी बनाता है। मतलब कोई भी पर्टिकुलर काम के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है गवर्नमेंट में, जो उस काम को देखता है, जांच करता है और उसको सरकार को कमेटी बनाया गया था विवेक देवराय के ये नेतृत्व में एक कमेटी बनाया गया था। इस कमेटी में क्या कहा गया, तो इसमें सिफारिश दिया गया रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा। इसमें क्या क्या सुझाव दिए गए हैं उसमें देखिए क्या है। पहले रेलवे में चेयरमैन हुआ करता था, हम लोग जानते हैं, जो वीके यादव था। ठीक है, वीके यादव मतलब विनोद कुमार यादव रेलवे के चेयरमैन हुआ करते थे, और इसके साथ 7 सदस्य होते थे जो रेलवे का वैसे काम करेगा, जो मतलब विभिन्न डिपार्टमेंट से होते थे। डिपार्टमेंटलाइजेशन था, मतलब समझिए एक तरह से। तो विभिन्न डिपार्टमेंट से था, तो इसमें क्या होता था, निर्णय लेते थे ये 7 सदस्य, और रेलवे मंत्रालय जिसके मंत्री पीयूष गोयल है उसको रिपोर्ट सौंपती थी, और पीयूष गोयल एक्शन लेते थे। किसके कहने पे? वीके यादव चेयरमैन के कहने पर। चेयरमैन को कौन सा ज्यादा देता था? 7 जो ये सदस्य थे वो, तो उसके अपना रिपोर्ट सौंपते थे। ठीक है, यह व्यवस्था 1905 से चली आ रही थी, कार्य कर रही थी। ठीक है, और यह सदस्यों का टीम जो था, यह रेलवे के विभिन्न डिपार्टमेंट से होते थे, जैसे कि बताया मैंने। ट्रैफिक, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम। इसी को अभी हटाकर क्या कर दिया गया है, 1+7 जो था वो अब 1+4 होगा। मतलब पहले चेयरमैन और 7 मेंबर होते थे, अब क्या होगा, 1 सीईओ होगा और 4 उनके मतलब टीम में होंगे। तो क्या है इसमें कि यह एक चेयरमैन एक होगा, सीईओ कहलाएंगे ये। बीके यादव अब सीईओ बन जाएंगे, मतलब इनको सीईओ कहा जाएगा, पहले चेयरमैन कहा जाता था। और 4 जो है उनमें से क्या है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने वाला एक अलग होगा, प्रदीप कुमार इनके लिए नियुक्त किए गए हैं। ऑपरेशनल कार्य के लिए पीएस मिश्रा को बनाया गया, और जो बिजनेस डेवलपमेंट और फाइनेंस का काम करेंगे, मतलब देखेंगे वो डिपार्टमेंट, वो है मंजुला रंगराजन। ठीक है, और रोलिंग स्टैक्स जो है उसको देखेंगे पीसी शर्मा। ये पीसी शर्मा को कार्य दिया गया। तो इस तरह से रेलवे को देखो दोस्तों, जो मतलब है प्राइवेट जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, मतलब प्राइवेट बना भी दिया है एक्चुअली में। तो इसके अलावा क्या है, देखिए दोस्तों न्यूज़ में हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इसमें क्या है दोस्तों, क्या रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो WIPO जो जारी करता है, इसका जो WIPO जो है उसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जानते हैं इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो क्या है कि 2019 में जो है यह रैंक 52 थी इंडिया का। ठीक है, जो कि अभी घटकर जो है वो 48 हो गया है। तो ये एक तरह से मतलब जीत है भारत के लिए, कि भारत में कहा जाता है कि इनोवेशन जो है बढ़ रहे हैं, लोग इनोवेटिव हो रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो ये जो अच्छी बात होते हैं ना, वो एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, भारत के में जो भी पॉजिटिव कार्य होते हैं। तो 2020 में और स्विट्जरलैंड में एक फर्स्ट रैंक आया है, जहाँ का राजधानी है वहीं इसका फर्स्ट रैंक आया है, उसी देश को दिया गया। USA जो है 3rd में आया है, और स्वीडन जो है 2 में आया है। तो देखिए दोस्तों, WB के अनुसार जो है कि कौन देश, मतलब इसमें देखा जाता है कि कौन देश मतलब किस तरह से है, गरीब अमीर, इस पे भी रैंकिंग पे डिपेंड करता है। तो देखिए दोस्तों, 4 तरीके से बांटा गया है WB। तो क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन जो लो इनकम ग्रुप है उसमें $1025 सालाना अगर इनकम है तो लो ग्रुप में कहा जाएगा उस देश को, मतलब प्रति व्यक्ति आया है तो। और लोअर मिडिल है एक, और एक अपर मिडिल है, और हाई इनकम ग्रुप है। ये 4 ग्रुप में देशों को बांटा जाता है। तो भारत जो है लो मिडिल देश में आते हैं, और चाइना जो है अपर मिडिल में आता है, और USA अमेरिका वगैरह हाई इनकम ग्रुप में आते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक छोटा सा क्वेश्चंस को करते हैं, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखेंगे उसको। यूनाइटेड किंगडम की मैगजीन प्रोस्पेक्ट ने कोविड-19 के लिए दुनिया के शीर्ष विचारक के रूप में किसको नामित किया, मतलब दुनिया में कौन सबसे अच्छा सोचता है, किसका विजनरी पावर सबसे तेज है, उसका रिपोर्ट एक जारी किया दोस्तों। इसमें भारतीय एक नाम आया है पूरा वर्ल्ड में, वो केरला का हेल्थ मिनिस्टर है जिसका नाम है के
सैलजा, के सैलजा ने जनवरी में ही कह दिया था कि कोरोना से जो प्रभावित होंगे केरल वो कितना होगा और उसका क्या परिणाम होगा, उसके लिए कैसे तैयारी किया जाएगा, और वैसा ही बिल्कुल हुआ है। तो इसलिए क्या है कि इसको विजनरी के रूप में देखा जा रहा है और इसको सम्मानित करेगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो और केरल जिस तरह से इसको ये किया है उस तरह से समझ सकते हैं। और ऐसा ही जो है विजनरी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री रखते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड में कोरोना मुक्त सबसे पहले हुआ था। तो उसके अलावा देखिए दोस्तों और क्या है देखते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जो है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की पहली महिला महानिदेशक बनी, पहली महिला महानिदेशक बने थे। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। डायरेक्टर जनरल कौन बना है, तो एक आईएएस अधिकारी है। पहले ये आईपीएस अधिकारी लोग ही यहाँ पर आते थे, अब आईएएस एक बना है, तो ये भी एक फैक्ट है। तो उसका नाम जो है वो है उषा पाढ़ी। उषा पाढ़ी जो नाम है ये बनी है, ये महिला जो एक आईएएस है पद से बनी है और आईपीएस पोस्ट से हमेशा बनता है। यहाँ पे राकेश अस्थाना का जगह लेगी, मतलब यहाँ पर पहले राकेश अस्थाना था। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का जो था वो राकेश अस्थाना था, जो कि अभी हटा दिया गया है। और राकेश अस्थाना को जो है बीएसएफ का महानिदेशक, बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। इसके जगह में ये आ गए हैं। भारतीय कंपनी अडानी जो है दूसरा दुनिया का सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन कंपनी है। सौर ऊर्जा उत्पादन, सोलर सिस्टम, मतलब सन से लाइट, जैसे हम लोग ये देखते हैं बहुत सारे डिवाइस में सन के लाइट में रख देते हैं तो चार्ज हो जाता है डिवाइस, तो उसको सन सोलर एनर्जी बोलते हैं, तो उससे बैटरी चार्ज होता है। तो वो जो है उसके ये में अडानी ग्रुप फर्स्ट आया। क्या है ये 2025 तक बोला है कि 25 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा, 25 गीगाहर्ट्ज 2025 तक। अभी तक भारत में सारे कंपनियां मिला के 35 गीगाहर्ट्ज ही बना पाए हैं ऊर्जा, और 2030 में भारत का लक्ष्य है 175 गीगाहर्ट्ज जो है रिन्यूएबल एनर्जी होगा, जिसमें सोलर एनर्जी के लिए 100 गीगाहर्ट्ज सोलर एनर्जी से और 60 जो है वो विंड एनर्जी मतलब पवन ऊर्जा से होगा, और बाकी का इधर उधर से बायोगैस वगैरह से होगा। तो इस क्वेश्चन का गहराई को समझे कि क्वेश्चन आ सकता है। अडानी ग्रुप जो है 25 गीगावाट जो 2025 तक प्रोड्यूस करने का निर्णय लिया। तो एक लंबा सा क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हम लोग करेंगे। तो पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। फेसबुक ने यूएसए में आम चुनाव के 7 दिन पहले राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया। मतलब 7 दिन पहले जो राजनीतिक विज्ञापन है उसको नहीं करेंगे, जो पहले से चल रहे हैं उसको चलाएंगे। जैसे ब्रिटिश लोग ये सब पेपर समाचार पत्र बंद कर देते थे चुनाव से पहले, क्योंकि जानते थे कि समाचार पत्र से ही लोग प्रभावित होते हैं। तो उसी तरह से आजकल मीडिया, सोशल मीडिया से लोग प्रभावित हो रहे हैं वोट में, चुनाव में, मतलब ये बहुत इफेक्ट डाल रहा है। तो ऐसे में फेसबुक ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हम इसको नहीं करेंगे, 7 दिन पहले कोई भी वीडियो प्रमोट नहीं करेंगे फेसबुक में। तो फेसबुक जो है अमेरिका की ही कंपनी है दोस्तों। जब और अमेरिका का जो चुनाव है नवंबर का पहला मंगलवार को होता है, मतलब नवंबर में एक सोमवार आता है, उसके बाद मंगलवार आता है, तभी चुनाव होता है वहाँ पर, नहीं तो नहीं होता है, नहीं तो अगले वीक होता है। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने क्या किया है, 4 भारतीयों को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए पाकिस्तान का जो अनुरोध था उसको खारिज कर दिया है, मतलब अस्वीकार किया है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने 4 लोगों को आतंकवादी घोषित करने के लिए यूएन में मतलब ये किया था, अर्जी दिया था, तो उसको नहीं कंसिडर किया गया। क्या है मामला समझते हैं, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग है, रोचक है। यूएनएससी में जो है दोस्तों 15 सदस्य होते हैं, जानते हैं। 10 क्या है, परमानेंट मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर है, और 5 परमानेंट मेंबर है। परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर अभी समझ में आएगा, सब कुछ लोग पढ़ते हैं। तो सदस्य होते हैं इसमें के अलावा क्या है कि भारत जो है 2021 से नॉन परमानेंट सदस्य के सीट के लिए जो है नामित किया जाने वाला है, जो सभी देश सपोर्ट कर रहे हैं कि जो है एशिया महादेश से। तो पाकिस्तान को ये खल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने वाले, तो देखो दोस्तों ये पूरा मामला क्या है कि 15 जो टीम है, ये तो बता चुका हूँ, नॉन परमानेंट सीट के लिए भारत लड़ रहा है और इसको मिलने वाला है। तो इसको पाकिस्तान को कमी की इस बात का लग रहा है।
तो देखिए दोस्तों 1267 कमेटी जो है यूएन का, वही डिसाइड करता है कि किसको आतंकवादी घोषित करना है। 15 अक्टूबर 1999 में इसकी स्थापना हुआ था। उसमें समक्ष पाकिस्तान भारत के खिलाफ, इसके समक्ष जो है पाकिस्तान जो है भारत के खिलाफ मुद्दा उठाया है। क्यों? क्योंकि भारत की वजह से मसूद अजहर जो था दोस्तों, उसको क्या किया था, पाकिस्तान में ग्लोबल वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया था, पाकिस्तान के थे, और इसके कारण पाकिस्तान आतंकवादी देश मतलब माना जा रहा है FATF के लिस्ट में। इसके वजह से पाकिस्तान को इन्वेस्ट नहीं आ रहा है, तो इससे खफा है पाकिस्तान, जानते हैं हम लोग, इसको आगे समझेंगे। उससे पहले देखिए, उसी के बदले की भावना में पाकिस्तान क्या किया है, एक कदम उठाया है, और उसमें क्या किया है कि UNSC में जो है 4 नाम भेजे हैं, पाकिस्तान उसको रिजेक्ट कर दिया है। ये 4 नाम कौन है, तो ये 4 नाम देख लीजिए दोस्तों, इसको डिटेल्स में बताते हैं ये कौन कौन है। तो वेणु गोपाल डोगरा, अजय मिस्त्री, अंगरा अप्पाजी, ठीक है, गोविंद पटनायक, ये 4 लोग हैं। इसके बारे में बताते हैं अभी। तो ये लोग को नाम भेजा था दोस्तों, लेकिन UN ने खारिज कर दिया है। क्यों खारिज किया, कैसे होता है खारिज, इसको हम लोग समझेंगे। तो उससे पहले देखिए दोस्तों क्या है कि वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए पाकिस्तान को क्योंकि यह अब FATF जो पाकिस्तान जो था दोस्तों, पाकिस्तान का आतंकवादी जो मसूद अजहर, उसको ग्लोबली मतलब टेररिस्ट घोषित कर दिया। उससे क्या हुआ, FATF जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। उसे ग्रे लिस्ट में डालने से क्या होता है कि कोई भी देश उस पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेगा। ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पर मतलब कोई भी कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, वो एक अशांति प्रिय देश है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि दोस्तों, इसमें जो ये FATF का मीटिंग होने वाला है अक्टूबर में, इसमें पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है, ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है बाकी देशों से। तो FATF को परेशानी नहीं होगा अगर आतंकवादी किसी देश में निकलता है, ग्लोबल आतंकवादी, तो उस देश को मतलब ब्लैक लिस्ट में डालने पे FATF को कोई आपत्ति नहीं होगा, आसानी से डाल सकता है उसको। तो क्या है, UNSC में 5 परमानेंट सदस्य होते हैं। तो परमानेंट सदस्य क्या है, कैसे हैं, उसके बारे में। फ्रांस, चीन और रसिया, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन कहते हैं, और चाइना, ये 5 जो है दोस्तों, इसमें क्या है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में इसके परमानेंट मेंबर है। इसके क्या है कि इसके पास एक अलग वीटो पावर है, मतलब एक पावर है जिसके कारण क्या है, वीटो पावर के यूनाइटेड किंगडम का कोई भी डिसीजन ले रहा है तो क्या है कि जैसे कोई आतंकवादी घोषित किया जा रहा है किसी को, तो इसमें से 5 अगर कोई बोल देगा नहीं वो आतंकवादी नहीं है, वो वैश्विक आतंकवादी वो नहीं है उस देश में, या फिर इसके खिलाफ कुछ भी बोल देता है कोई देश इस 5 देश में से, तो वो खारिज हो जाएगा। मतलब ऐसा इसको वीटो पावर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा ही वीटो पावर क्या है दोस्तों, कि जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसका 6 मेंबर मिल के अगर किसी एक चीज में वोटिंग कर देता है तो वो भी एक वीटो पावर कहलाता है। अब इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल्स में, क्या है कहानी कुछ इस तरह से है दोस्तों कि 2013 में पाकिस्तान में एक हमला हुआ था स्कूल में, आर्मी स्कूल में, जिसमें 150 बच्चे की जान चली गई थी। इसमें अफगानिस्तान का तालिबान जो था समूह, उसने जिम्मेदारी ली थी इसमें। और उसी समय भारत का इंटेलिजेंस एजेंसी ने वेणुगोपाल डोगरा और अजय मिस्त्री को अफगानिस्तान से इंडिया शिफ्ट किया गया था, जिसके शक में पाकिस्तान ने क्या किया है दोस्तों, कहा है कि देश को इसकी कंप्लेन की है बहुत सारे देशों को, और UN में भी इस मुद्दे को चाइना के थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान तो UN में है नहीं, तो चाइना के थ्रू जो है UNSC में पहुंचाया है ये मुद्दा को। और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो था दोस्तों, इसको मतलब इसके अगेंस्ट में वोट कर दिया था अमेरिका कि नहीं ये सब आतंकवादी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुख्य रूप से जो है तालिबान में ये जो तालिबान समूह को ख़त्म करने के लिए ये अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिका ख़त्म करने के लिए एड़ी चोड़ी का जोर लगाया हुआ था, और इसलिए ये अमेरिका साथ दिया भारत का। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि वैश्विक आतंकवादी नहीं है ये बोल दिया। इसके बाद यह भारत में आतंकवादी नहीं है, इस जगह रसिया ने कोई वोट नहीं किया। भारत का साथ हमेशा रसिया देता है, लेकिन इस बार नहीं दिया दोस्तों रसिया साथ, ठीक है। और इसके बाद क्या है दोस्तों कि गोविंद पटनायक और जो अंगारा अप्पा जी जो है, जिसे तुरंत बाद भारत के आंध्र प्रदेश और कर्नाटका शिफ्ट किया गया, मतलब इस घटना के बाद ये दोनों को शिफ्ट किया गया। तो इसमें भी पाकिस्तान को शक हुआ, तो ये फिर चाइना के थ्रू ये मुद्दा काउंसिल में ले गया, यूनाइटेड काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल में, संयुक्त राष्ट्र में ले गया।
ऐसे में इस बार क्या हुआ दोस्तों कि इस बार जो है फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और 2 जर्मनी और एक देश था कोई नाटो का सदस्य सारे, तो ये सब क्या किया दोस्तों, ये जो तीनों परमानेंट मेंबर थे वो तो वोट किए, 2 देश और भी वोट कर दिए कि नहीं ये वैश्विक आतंकवादी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इससे कयास लगाए जा रहे हैं क्या कि नाटो जो है, नाटो बना था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिका बनाया था वर्ल्ड वार के बाद, जब ये रसिया से कोल्ड वार हो रहा था, शीत युद्ध हो रहा था, उस समय बनाया था ये। तो ये जब बनाया था नाटो, तो भारत ने नॉन मूवमेंट अलाइन ग्रुप बनाया थे, मतलब गुट निरपेक्ष, तो उस ग्रुप को भारत ने बनाया था। और अब देखो भारत जो है नाटो की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये है कि रसिया से अब हम लोग बाहर जा रहे हैं और नाटो की तरफ भारत शिफ्ट हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर यही था ये कहानी। और यूएसएसआर रसिया जो है कोल्ड मतलब वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध मतलब कोई देश लड़ाई नहीं करेगा लेकिन एक दूसरे पर सैंक्शन लगाएंगे, आरोप लगाएंगे, ये सब, इसको शीत युद्ध करते हैं कोल्ड वार। तो कोल्ड वार शुरू हो गया था, उसी समय नाटो का गठन हुआ था। नाटो में अमेरिका का सपोर्ट करने वाला ही देश है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये जो लोग हैं, ये 4 लोग, इसको एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको पूछा जा सकता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, और इसको पॉज करके लिख लें अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्ज़ाम के लिए है। इसमें तो मतलब ज़्यादातर फैक्ट जो है सब कुछ एग्ज़ाम के लिए ही है, तो आप लिख सकते हैं इसको। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक अगर आया वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि अगला बार भी नोटिफिकेशन आपको मिले, नोटिफिकेशन बिल दबा लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच और टेक केयर।